हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और हम यहां पर आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 7th के एमसीक्यूज तैयार करवा रहे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करवा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम अध्याय 6 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है नगर, व्यापारी एवं शिल्पीजन। सबसे पहले इस अध्याय में नगरों के विषय में बताया जाएगा, फिर व्यापारियों के विषय में, फिर शिल्पीजनों के विषय में बताया जाएगा। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न, मध्ययुगीन नगरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्ययुगीन नगरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय मंदिर नगर या प्रशासनिक केंद्र या प्रशासनिक नगर दोनों ही होते थे दोस्तों। मंदिर नगर भी होता था और प्रशासनिक नगर भी होता था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। वाणिज्य शहर या वाणिज्य नगर, पत्तन नगर और कई नगर एक साथ कई प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलाप और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। तो दोस्तों, मध्ययुगीन समय में विभिन्न प्रकार के नगर हुआ करते थे। जैसे मंदिर नगर हुआ करते थे, कुछ नगर प्रशासनिक नगर हुआ करते थे जहाँ से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलाई जाती थी। कुछ व्यापारिक नगर हुआ करते थे जिन्हें वाणिज्य शहर कहा जाता था या नगर कहा जाता था। और जिन शहरों में बंदरगाह होता था वो पत्तन नगर कहलाते थे। और कई शहर ऐसे होते थे जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी। ओके दोस्तों, तो देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, आपके सारे ही कथन सत्य है। आगे देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा। 12 महीने बहने वाली गंगा नदी इस नगर के पास बहती थी। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुएं एवं तालाबों से होती थी। तंजावुर के निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिए बुनकर, झंडे, झाड़ियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए सूती वस्त्र तैयार करते थे। स्वामी वलाई में स्थपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियों तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बनाते थे। तो दोस्तों, पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। 12 महीने बहने वाली गंगा नदी इस नगर के पास बहती थी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता देते हैं, ये जो गंगा नदी ना होकर के यहाँ पर कावेरी नदी थी। कौन सी नदी थी? कावेरी लिख लेना आपने, अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो वो कावेरी नदी थी। ओके दोस्तों, यानी कि आपका पहला पॉइंट यहाँ पर गलत है और गलत ही पूछ रहा है। और इस समय में देखिए, जो जल की आपूर्ति कुओं से होती थी और तालाब से होती थी। ओके दोस्तों, और जो सालिए बुनकर जो होते मंदिरों में जो पर्वों का अवसर होता था, उस समय झंडे और झाड़ियाँ बनाने के लिए का कार्य करते थे। और जो कपड़ा होता था राजा और अभिजात वर्ग के लिए, राजा के लिए बारीक सूती कपड़ा और अभिजात वर्ग के लिए यानी कि जनरल वर्ग के लिए मोटा सूती कपड़ा तैयार करते थे। और खास मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, सुंदर घंटा धातु के दीप बनाते थे। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपका जो पहला कथन असत्य है। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तंजावुर नगर का वास्तुकार कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। तंजावुर नगर का वास्तुकार कौन था? पहला, राजा राजराजेश्वर, राजेंद्र चोल, कुंजरमल्लन, राजराज चन्नन, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका तंजावुर नगर का वास्तुकार कुंजरमल्लन था। कौन था? कुंजरमल्लन। कांसे का निर्माण किन धातुओं के मिलने से होता है? तांबा और चांदी, तांबा और सोना, तांबा और लोहा, तांबा और रांगा यानी टिन। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। कांसे का निर्माण तांबा और रांग यानी टिन के मिलने से होता है। घंटा धातु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें तांबे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था। सही नहीं है पूछ रहा दोस्तों। घंटा धातु का निर्माण कैसे होता था उस विषय में पूछ रहा है। देखिए, इसमें तांबे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था। इसमें रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन गलत है। इसमें तांबे का अनुपात न होकर के रांगे का अनुपात हुआ करता था। इसमें रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था, यानी कि ये बात भी सही है। और ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता था आपका घंटा धातु। ओके दोस्तों, इसलिए इसे घंटा धातु कहा गया है। जब हम घंटा बजाते हैं टन की आवाज़ आती है, वैसे ही इस धातु में घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती थी टकराव पर, इसलिए इसे घंटा धातु कहा जाता था। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। इसमें रांगा मिलाया जाता था, ना कि तांबा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था? घरेलू उपयोग के बर्तनों में, कांस्य मूर्तियों के निर्माण में, हथियारों के निर्माण में, स्वर्ण आभूषणों के निर्माण में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं, इसका निर्माण आपका कांस्य मूर्तियों के निर्माण में होता था। एक चीज़ आपको बता देते हैं, इसका जो लुप्त लोम तकनीकी थी वो थी क्या? सुन लीजिए आप, सुन के आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। लुप्त लोम तकनीकी क्या थी?
सबसे पहले मोम से कोई भी प्रतिमा बना दी जाती थी। जैसे मोम से हमने प्रतिमा बना दी, ऐसी गोल सी एक आकृति हमने मोम से बना दी। अब इसके ऊपर हमने क्या करा, इसके ऊपर हमने चिकनी मिट्टी की परत चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी? चिकनी मिट्टी की परत चढ़ा दी, और गरम करके इसके अंदर से मोम से जो हमने मूर्ति बनाई थी, नीचे छेद करके एक छेद छोड़ा जाता था। इस पूरे मोम को इस छेद के जरिए बाहर निकाल लिया गया, और फिर क्या था, इसके अंदर धातु घुसेड़ी गई। कांस्य यानी कांस्य की धातु को पिघला करके घुसेड़ा गया, जिससे कि अंदर मिट्टी का जो सांचा बना हुआ था चिकनी मिट्टी का, उससे अंदर जाके कांस्य की मूर्ति बन गई। फिर बाहर से चिकनी मिट्टी को हटा दिया गया और मूर्ति को साफ कर लिया गया, तो कांस्य की मूर्ति का निर्माण इस तरीके से किया जाता था, और ये तकनीक आपकी लुप्त तकनीकी कहलाती थी। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नगर नहीं है? मंदिर नगर यानी कि यहाँ पहले मंदिर था, फिर बाद में नगर बसा। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नगर नहीं है? विदिशा एवं सोमनाथ, कांचीपुरम एवं मदुरई, तिरुपति और तंजावुर, हैदराबाद और मसूलीपट्टनम। तो दोस्तों सीधा सीधी बात है, जो मंदिर नगर नहीं वो आपका हैदराबाद और मसूलीपट्टनम है, क्योंकि हैदराबाद की स्थापना की गई थी, और मसूलीपट्टनम जो है वो आपका पत्तन शहर है, यानी कि यहाँ पर आपका बंदरगाह है। क्या चीज़ है? बंदरगाह है यहाँ पर आपका। तो मंदिर शहर तो हो ही नहीं सकता, या मंदिर नगर हो ही नहीं सकता। जबकि आपका विदिशा जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मंदिर नगर है। और जो सोमनाथ है आपका गुजरात में स्थित है, सोमनाथ के मंदिर के विषय में आप जानते हैं, ये भी मंदिर नगर है। कांचीपुरम ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, कांचीपुरम और मदुरई ये दोनों मंदिर नगर हैं। और आपका तिरुपति आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, और तंजावुर भी आपका मंदिर नगर है। तंजावुर जो है मंदिर नगर होने के साथ साथ व्यापारिक नगर में भी डेवलप्ड हो गया था। ओके दोस्तों, यानी कि आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन नहीं है इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नगर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो गए थे? दोस्तों तीर्थ स्थल वहाँ होते हैं जिनका जिक्र वेदों में है, परंतु कुछ ऐसे नगर थे जब मंदिर बने हुए थे और मंदिरों की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि वो तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो गए। देखिए पहला ऑप्शन वृंदावन, तिरुवन्नमलाई, कांचीपुरम, मदुरई, तिरुपति और सोमनाथ। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। वृंदावन का मंदिर जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है वो, और तिरुवन्नमलाई यानी कि तमिलनाडु में जो मंदिर स्थित है वो आपके तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, और वो नगर तीर्थ स्थल नगर के रूप में जाने गए। आगे देखते हैं, अजमेर राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी बनी थी, चौहान या चहमान की, बिल्कुल सही है। मुगलों के शासन में अजमेर सूबा मुख्यालय बन गया, बिल्कुल सही बात है। सुप्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में यहाँ आकर बसे, ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे आपके 12वीं शताब्दी में आकर के बसे थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ाया गया था। ओके दोस्तों, यह नगर धार्मिक सहअस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर पुष्कर भी है और यहाँ पर ख्वाजा साहब की दरगाह भी है। तो दोनों ही धार्मिक संप्रदाय की जगह है, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट गलत है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में छोटे छोटे नगरों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन नगरों का प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था, बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई नगर बसता है तो उसका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से ही वो इतना डेवलप्ड हो जाता है कि नगर का रूप ले लेता है। इसमें एक मंडपिका यानी मंडी, दोस्तों जब कोई बड़ा गांव होगा या शहर बसना चालू होगा तो वहाँ मंडी तो होगी, जहाँ कृषक लोग अपनी उपज या फसलों को ला करके बेचते होंगे। तो ये बात भी सही है। मंडी का जिस बात मंडी कहा जाने लगा होगा, मंडी थी तो ऐसी गलियाँ और दुकानें और बाजार थे जिन्हें हट्ट यानी हाट कहते थे। हट्ट यानी कि हाट लगती थी यहाँ पर, और बाद में उन्हें हाट कहा जाने लगा था। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। इस समय कुछ व्यापारी नगर में स्थायी रूप से बसकर व्यापार करते थे, जबकि कुछ व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय करते थे। ये पॉइंट भी आपका सही है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम देखें तो आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं 18वीं शताब्दी में छोटे छोटे नगरों के संदर्भ में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 8वीं शताब्दी में प्रयुक्त शब्द मणिग्रामम और नाना देशी किसे सूचित करते हैं? उत्तर भारत के व्यापारी संघों को, दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को, दक्षिण भारत के किसान संघों को, पूर्वी भारत के व्यापारी संघों को। दोस्तों आपका इसका ऑप्शन है दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को सूचित करते हैं। इस पे अभी हम थोड़ी देर में व्याख्या करेंगे, इसका प्रकाश डालेंगे इस प्रश्न पर डीपली अच्छे से। आगे देखिए, हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? दोस्तों ये दोनों गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात मूल के ही निवासी थे। तो दोस्तों देखिए, हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? व्यापारी वर्ग से, योद्धा वर्ग से, शिल्पकार वर्ग से और किसान वर्ग से। तो दोस्तों इस वर्ग का संबंध आपका व्यापारी वर्ग से था। इन दोनों प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए
व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, आज के टाइम पे व्यापार संघ बनाया जाता है दोस्तों। उस समय जो व्यापार संघ बनाया जाता था उसे क्या कहते थे? गिल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना नोट्स में। व्यापार संघ जो बनाया जाता था उसे गिल्ड कहते थे, आज के टाइम में व्यापार महासंघ बनाया जाता है। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध गिल्ड जो थे, उस गिल्ड में सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ओके दोस्तों, इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा समाज के विषय में देख लेते हैं थोड़ा सा। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया व मुस्लिम बोहरा समुदाय शामिल थे, जो दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन से व्यापार करते थे। ओके दोस्तों, वे इन पत्तनों में कपड़े व मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और दक्षिण पूरब से एशिया और चीन से मसाले और टिन लेकर के आते थे। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाले व्यापारिक वस्तुओं के आयात निर्यात, आयात यानी कि सामान को मंगाना और भेजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। ओके दोस्तों, बाहर से आकर के यहाँ पर बस गए थे अपना सामान बेचने के लिए, यानी कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट देखते हैं। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े तालबी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। ओके दोस्तों, और वहाँ से ना यूरोपीय बाजार में पहुँचाया जाता था। बिल्कुल सही बात है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे कि काली मिर्च हुआ, दालचीनी हुई, जायफल हुई, सौंठ हुई, ये यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोपीय व्यापारी आते थे वो इन मसालों को ले जाया करते थे। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय रेशमी कपड़ा यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाया। ये चीज़ गलत है, क्योंकि रेशम का निर्माण सबसे पहले आपका चीन में हुआ था। भारत में तो आपका सूती वस्त्रों का निर्माण हुआ था। जो भारतीय सूती कपड़ा जो था आपका, वो आपके यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाया था। ओके दोस्तों, यानी कि आपका यहाँ पर चौथा पॉइंट गलत है, ऑप्शन आपका हुआ ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 16वीं सदी में काबुल से होने वाले व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वीं सदी में काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए हैं। ये हम अपने 6ठी क्लास के अध्याय में आपको बता चुके हैं। जो आपका रेशम आता था चीन से, वो इन्हीं माध्यम से काबुल और कंधार के रास्ते से ही भारत तक पहुंचता था, यानी कि आपका पॉइंट पहला सही है। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। ये बात भी सही है। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते हैं। बिल्कुल, काबुल की साइड में गुलामों की बिक्री भी की जाती थी। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, काबुल हाथियों के व्यापार का ना होकर के घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर अरब और अन्य देशों से घोड़ों को लाया जाता था और बीच रास्ते में पड़ता था, इसलिए घोड़ों की बिक्री वहीं पर कर दी जाती थी। ओके दोस्तों, यानी कि आपका चौथा पॉइंट गलत है और इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन चौथा भी गलत हुआ। आगे देखते हैं। बीदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य नहीं है। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे। और ये हकीकत बात है दोस्तों, बीदर के जो कलाकार थे वो चांदी तथा तांबे में जड़ाई के काम को किया करते थे। अत्यधिक प्रसिद्धि के कारण इस शिल्प का नाम बिद पड़ गया। दोस्तों, ये चीज़ गलत है। अत्यधिक प्रसिद्धि के कारण इसका जो नाम पड़ा था बीदरी शिल्प पड़ा था, बिद ना होकर के बीदरी शिल्प पड़ा था। देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कथन पहला सत्य है एवं दूसरा सत्य है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देते हैं, जो आपका बीदरी या बीदर जो है ना, बीदर कर्नाटक का एक अद्वितीय शिल्प है। कौन कहाँ की है? कर्नाटक की है, यानी कि अपने हिंदुस्तान में कर्नाटक को तो आप जानते ही, कर्नाटक की अद्वितीय शिल्प है ये। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। पहला सुनार, दूसरा कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं पांचालों में सुनार भी होते हैं, कसेरे भी होते हैं, लोहार भी होते हैं, राजमिस्त्री भी होते हैं और बढ़ई भी होते हैं। और गाड़िया लोहार आपके पांचाल और विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका जो कूट 5वां ये सही है, तीसरा।
ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में बुनकर समुदाय में से सालियार और कैक्कोलोड समुदाय क्यों प्रसिद्ध हुए? महलों का निर्माण करवाने के कारण, अत्यधिक धनवान होने के कारण, उत्तम किस्म का कपड़ा बनवाने के कारण, मंदिरों को भारी दान दक्षिणा देने के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा सही है। ये दोनों जो बुनकर समुदाय थे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। भागीरथी नदी के तट पर कौन सा व्यापारिक नगर स्थित था? अहमदाबाद, तंजावुर, मुर्शिदाबाद, भीलवाड़ा। तो दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर आपका मुर्शिदाबाद शहर या मुर्शिदाबाद व्यापारिक नगर स्थित था। यहाँ देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद विपत्तन शहर है, यानी कि बंदरगाह है, जैसे कुछ बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। ओके दोस्तों, क्यों इसके केंद्र में उभरा था? रेशमी वस्त्रों के में। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया है। ओके, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मीलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मध्यकाल के प्रसिद्ध नगर हम्पी। ओके दोस्तों, हम्पी के बारे में बता देते हैं। ये वर्तमान कर्नाटक है। मध्यकाल के प्रसिद्ध नगर हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में बने विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। बिल्कुल सही बात है। हम्पी शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। बिल्कुल। किले की दीवार में गारे और चूने का प्रयोग किया गया था। दोस्तों नहीं, हम्पी जो किला है हम्पी का, उसकी दीवारों में गारे और चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। किसी भी प्रकार के जोड़ने वाले पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि बड़े बड़े शिलाखंडों को आपस में फंसाकर या गुथकर बनाया गया है। ओके दोस्तों, यानी कि आपका चौथा पॉइंट भी सही है, खाली तीसरा पॉइंट गलत है। आगे देखते हैं। ये देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजरा मूरो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? दोस्तों आपकी करंट में जो एनसीईआरटी की बुक चल रही है उसमें मूरो शब्द का कोई जिक्र नहीं है, परंतु पहले जो एनसीईआरटी की बुक आपकी चलती थी उसमें मूरो शब्द का जिक्र किया गया है। तो हमने दोनों ही एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हुई हैं, इसलिए ये शब्द इंपॉर्टेंट लगा जो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजरा मूरो शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो दोस्तों मूरो शब्द मुस्लिम व्यापारियों के लिए प्रयुक्त किया गया। ओके दोस्तों, हम्पी शहर का प्रमुख पर्व कौन सा था? दशहरा, महानवमी, गणेश चतुर्थी और दीपावली। तो दोस्तों हम्पी शहर का प्रमुख पर्व आपका महानवमी था। ओके, हम्पी के विनाश का कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन या 1565 में दक्कनी सुल्तानों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हुआ? ग्रह क्लश के कारण या भूकंप के कारण? तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है। 1565 में दक्कनी सुल्तानों, जिसमें आपके गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। और ये युद्ध था, इसे राक्षस तगड़ी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? राक्षस तगड़ी। राक्षस तगड़ी के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है, क्योंकि इतने सारे सुल्तानों ने मिलकर आपके विजयनगर का नरसंहार किया था। राक्षस तगड़ी, अच्छे से देख लेना और लिख लेना। क्या कहा जाता है इसे? राक्षस तगड़ी कहा जाता है इस युद्ध को। कौन कौन से शासक शामिल थे एक बार और सुन लीजिए दोस्तों। गोलकुंडा के, बीजापुर के, अहमदनगर के, बरार के, बीदर के। ओके, इन सारे शासकों ने मिलकर विजयनगर का विनाश कर दिया और विजयनगर की पराजय के बाद ही हम्पी का विनाश हुआ था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने हम्पी का लगाया। आपको ये दीवार में से आपको किला दिख रहा है और दीवार भी देखिए किस तरीके से गुथ करके, पत्थरों गुथ करके बनाई गई है। देखिए हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ, ये पत्थर का बना रथ है जो पुरातत्वविदों को मिला हुआ है, हम्पी के विट्ठल मंदिर का। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमने बता दिया। विट्ठल मंदिर के बारे में एक चीज़ और यहीं बताते चलते हैं आपको। विट्ठल मंदिर का निर्माण तुलुभ, कौन सा वंश था? तुलुभ वंश का नाम मैं लिख देता हूँ, तुलुभ। ओके दोस्तों, हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण तुलुभ वंश के राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित खंभों से संगीत में स्वर निकलते हैं। कितने खंभे? 56। विट्ठल मंदिर में 56 खंभे, कितने? 56 तक्षित स्तंभों से संगीत में स्वर निकलते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह के विषय में क्या कहा था? वहाँ किसी भी एक वक्त पर विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाज
लंगर डाले खड़े रहते हुए देखा जा सकता था। किसी भी एक वक्त पर विभिन्न देशों के औसतन 500 जहाज खड़े देखे जा सकते थे। सूरत में अनेक ऐसी दुकानें थीं जहाँ सूती कपड़ा थोक फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत बंदरगाह होते हुए भी यह जहाज दिखाई नहीं देते थे। तो दोस्तों उन्होंने कहा था कि वह किसी भी एक वक्त पर विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाज लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं, यानी कि आपका पहला पॉइंट सही है। मक्का का प्रस्थान यानी कि जाने वाला रास्ता, मक्का को जाने वाला रास्ता। मक्का का प्रस्थान द्वार किस शहर को कहा जाता था? दोस्तों मक्का का प्रस्थान द्वार आपका सूरत शहर को कहा जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूरत नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरत अहमदाबाद के साथ साथ पश्चिम के साथ व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र था। कहाँ का था? पश्चिम के साथ व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र था। कौन? सूरत। एवं पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार भी माना जाता था सूरत को आपके को। ओके दोस्तों, मुख्य द्वार भी यही था और वाणिज्यिक केंद्र भी था पश्चिम के साथ व्यापार करने के लिए। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ विभिन्न जातियों के लोगों के साथ 17वीं शताब्दी और पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। ये बात भी सही है। यहाँ के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा, किनारियों, जरी के लिए प्रसिद्ध थे जो यहाँ से पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका भेजे जाते थे। बिल्कुल सही है। सूरत में जारी हुई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। हुंडियाँ होती है, पैसे की हुंडियाँ होती है, जैसे हुंडियों को हम भुना सकते हैं। ओके दोस्तों, परंतु जो सूरत में जारी हुई हुंडी केवल भारतीय महाद्वीप तक सीमित थी। ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि जब सूरत का व्यापार बाहर तक होता था तो भारतीय क्षेत्र तक या भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित हो ही नहीं सकती थी। दोस्तों हुंडियों के विषय में बता देते हैं। जो सूरत की जो हुंडियाँ थी वो दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजार में मान्यता प्राप्त थी। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, हुंडियाँ जो थी दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम के एंटवर्प के बाजार में मान्यता प्राप्त थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपका इसका आंसर वो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो चौथा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस बंदरगाह को अपना वाणिज्यिक केंद्र बनाया? तो दोस्तों इसका आंसर आपका सूरत। 1668 में सूरत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वाणिज्यिक बंदरगाह या वाणिज्यिक केंद्र बनाया था। आगे देखिए, 17वीं शताब्दी में, यहाँ 1668 की बात हुई है और यहाँ बात हो रही है 17वीं शताब्दी की। देखिए 17वीं शताब्दी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था, यानी बंदर का शहर था, जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी प्रयत्न किया? अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और मसूलीपट्टनम। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपका मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पहले गरीब मछुआरे वर्ग के लोग रहा करते थे, परंतु बाद में यहाँ पर हॉलैंड और इंग्लैंड की दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियों ने अपने अपने निवासियों को ला करके व्यापारिक केंद्रों को यहाँ पर बसाना प्रारंभ कर दिया था। देखिए दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 18वीं सदी में मसूलीपट्टन का अधोपतन हो गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 18वीं शताब्दी में मसूलीपट्टन का अधोपतन हो गया था। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ये चीज़ गलत है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया और व्यापारिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। ओके, आपका पहला पॉइंट सही है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। हॉलैंड तथा इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी इस पत्तन पर अधिकार करना चाहती थी, क्योंकि तब तक यह आंध्र तट यानी आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। ओके दोस्तों, अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको किसके संबंध में, ये देख लीजिए। आपको बता रहे हैं मसूलीपट्टनम के संबंध में। आगे देखिए दोस्तों, जब मुसलमानों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, उसने हॉलैंड वासियों एवं अंग्रेजों को आपस में बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 1686 और 87 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस कारण कंपनी अन्य विकल्प तलाशने लगी। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्र के साथ संबंध बनाए रखे,
दोस्तों कंपनी समय समय पर अपनी नई नीतियाँ लाती रहती थी। तो कंपनी की जो पहली नीति के अकॉर्डिंग तो इतना ही काफ़ी था कि जो बंदरगाह शहर था उसके भीतरी प्रदेश के अंतर्गत जो उत्पादन केंद्र थे उनसे संबंध बनाए रखा जाए। परंतु जो नई नीति है उसमें ये भी होगा कि कंपनी अपने नए केंद्र के साथ साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्य भूमिकाएं भी अदा करे। ठीक है दोस्तों, और इसी के कारण जो आपको मछलीपट्टन जो था वो उसकी समृद्धि और व्यापार दोनों खो गए थे। ओके दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं, सभी व्यापारिक गतिविधियों पर औरंगजेब ने रोक नहीं लगाई थी। जबकि आपके इसे अगले प्रश्न में भी बता सकते हैं, इसको देखिए, पहले अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए 18वीं सदी में गुमास्ता किसे कहा जाता था? मुगल कालीन प्रभारी अधिकारियों को, गोलकोंडा के कुतुबशाही शासकों को, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी को, हॉलैंड के प्रभारी अधिकारियों को। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभारी अधिकारियों को, यानी कि आपको ऑप्शन तीसरा सही है, अधिकारी गुमास्ता कहा जाता था। अब देखिए गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ देखिए सभी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध किसने लगाया था, वो सुन लीजिए आप। ये गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं चला जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 18वीं सदी में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन यानी कि ब्लैक, काले लोगों को रहने का टाउन यानी कि नगर, ब्लैक यानी कि काले और टाउन यानी कि नगर, ब्लैक यानी काले लोगों के रहने के लिए नगर जो बनाता में कौन लोग रहते थे? भारतीय कारीगर, भारतीय सौदागर, भारतीय कारीगर और सौदागर, अंग्रेज व्यापारी। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय कारीगर और सौदागर रहते थे। इसे व्याख्या कर देते हैं इसकी थोड़ी सी, देखिए। 18वीं सदी में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, साथ ही शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए थे। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के विषय में आपके अन्यंत्र में दे रखा है इस चैप्टर में, तो आप जान लीजिए, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। कौन सी शताब्दी है? 15वीं शताब्दी में। तो दोस्तों सबसे पहले एक पुर्तगाली नाविक था। कौन था? पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। तो भारत पहुंचने वाला पहला आपका यात्री आपको पता चल गया होगा, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा था। ओके दोस्तों, उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगाया। 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। ओके दोस्तों, इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। ओके दोस्तों, अब देखिए भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी, क्या नाम था जिसका? क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने के मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सूचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। तो दोस्तों इस प्रकार वेस्ट इंडीज इसी भ्रांति के कारण, यानी भारत को खोजना चाहता था और पहुंच गया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। ओके दोस्तों, उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहाँ आते रहे। उसके पीछे यानी बाद में नाविक और विजेता भी वहाँ आते जाते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर इन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। भारत की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंच गया दोस्तों। और भारत की खोज किसने की? वास्तविकता है पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने। ऐसा नहीं है कि भारत पहले से ही गायब था, कहीं गायब नहीं था, वो अपनी जगह पर था, परंतु बाहरी दुनिया के लोग भारत तक पहुंचने का रास्ता नहीं जानते थे, जिसकी खोज इन्होंने करके रास्ता
पता है भारत तक आने जाने का। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 अध्याय 6 के हमने आप लोगों को बता दिए। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे आपको अपनी नई वीडियो के साथ।